नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शराब बेचने के मुद्दे पर विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुखरता दिखाई। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लोबिन ने साफ साफ कहा कि शिबू सोरेन के पदचिन्हों पर वे चलने वाले हैं और हेमंत सरकार के शराब बेचने के फैसले को वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और साफ कर दिया कि वे शराब के मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं चल सकते। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। जनहित और जन मुद्दे पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम हमेशा से मुखर रहे हैं, हमेशा जन मुद्दों पर बात करते रहे हैं। विधानसभा में भी लोबिन हेम्ब्रम का वही मुखर चेहरा सामने आया। अपनी ही सरकार को निशाने पर लोबिन दा ने दिया। और शराब के मुद्दे पर लोबिन दा को इतना गुस्सा क्यों? कि यहाँ उत्पाद विभाग के लोग गए थे छत्तीसगढ़ और वहाँ से क्या लाए, रिपोर्ट नहीं लाए, बट उसमें लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जोर, है ना। तो हम इसका विरोध करते हैं। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, नशाबंदी होगा नहीं होगा, क्या लॉस है क्या नफ़ा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार शराब न बेचे, मेरा कहना यही है। इसलिए क्योंकि सरकार में अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं जो कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं, इसलिए मेरा कहना है कि शराब कम से कम सरकार न बेचे। और इसलिए कि हमारे माननीय गुरु जी, वो हमारे गुरु रहे हैं, हम उसका शिष्य हैं। उंगली पकड़ करके उन्होंने हमको राजनीति सिखाया था कि जिंदगी भर अभी कुछ दिन पहले महाधिवेशन हुआ, उस पर भी हमारे गुरुजी, माननीय गुरुजी का इसी पर ज़्यादा भाषण था। शराब माने नशा नहीं करे लोग। और चूँकि आदिवासी समाज को प्राय हम लोग देखते हैं या दूसरे समाज को भी देखते हैं, जिस घर में नशा हुआ वो घर शिकार हो गया। तो शिबू सोरेन को मानने वाले हैं, खुद को उनका अनुयायी बताते हैं। अगर हेमंत जो हैं उनके बेटे हैं, अगर वो शराब बेचते हैं, उनका आपके कहने पर नहीं आते हैं या आपकी बात को नहीं सुनते हैं, फिर लोबिन हेम्ब्रम क्या करेंगे? नहीं, हमारा वो नहीं कहना। मेरा कहना है कि कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार में शराब सरकार न बेचे। अगर आपके सुझाव को नहीं माना जाता है और शराब को बेचने का फैसला किया, तब लोबिन हेम्ब्रम का कदम क्या होगा? क्या सरकार से इतर जा सकते हैं, कोई जेएमएम से अलग जा सकते हैं? नो, ऐसा बात नहीं है। जेएमएम से अलग जाने की बात नहीं है, बट हम इसका विरोध करेंगे। शिबू सोरेन के जो पद चिन्हों पर सरकार को चलना होगा। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो लोबिन हेम्ब्रम कुछ इसमें सोचेंगे और वास्तव में जन मुद्दों की बात करते रहें तो जन मुद्दों को ही आवाज़ बना रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि शराब पर लोबिन हेम्ब्रम का विचार उनकी निजी विचार है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के समय की बात अलग थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। उन्होंने कहा कि शराब पर कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार हर पहलू पर विचार करेगी। अब को रोक पाना कितना कठिन है, आप बिहार की हालात देख लीजिए। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन धड़ल्ले से शराब हर गांवों में मिलता है। यहाँ तक कि नशापान से कई लोग के मरने की खबर भी आती है। राजस्व की क्षति होती है सो अलग। तो इन सभी बिंदुओं पर निश्चित तौर पर विचार करते हुए सरकार, चूँकि महागठबंधन की सरकार है, सभी की सम्मिलित एक निर्णय से ही कुछ नतीजों पर पहुँचा जा सकता है। निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सरकार आगे देखेगी, जो इस राज्य हित में होगा वो कदम उठाएगी सरकार। और उधर रामगढ़ में सीसीएल कुजू कोलियरी के बंद पड़े ओसीपी खदान में लगी आग धीरे धीरे धधक रही है। कोयले में लगी आग के कारण जहरीली गैस वातावरण में फैल रही है और लोग इस गैस की चपेट में आकर बीमार भी हो रहे हैं। जहरीली गैस का असर 3 नंबर कॉलोनी, लोहा गेट और कुजू कॉलोनी तक रहता है। वहीं प्रबंधन आग बुझाने में लापरवाह दिख रहा है, जिसकी वजह से खदान में लगी आग अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। सीसीएल के इस ओसीपी से 4 साल पहले तक कोयले का उत्पादन होता था और यहां अभी भी लाखों टन कोयला है जो प्रबंधन की लापरवाही से जलकर राख हो रहा है। अभी मैं मौजूद हूं सीसीएल के कुजू कोलियरी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुजू का बंद पड़ा क्वारी में कितने तेज़ी से आग इसमें लगा है और लगातार यहां से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति जलकर खाक हो रही है। ये जस्ट
ओल्ड NH33 के बगल में अवस्थित कोयलरी है। अब बताया गया कि 4 वर्ष पूर्व यहाँ से कोयले का उत्खनन बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रबंधन ने इस खदान को बैक फिलिंग के माध्यम से भरने का काम नहीं किया और आग लगातार भड़कता जा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कितनी तेज़ी से यहाँ पर आग फैल रहा है और CCL प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। बताया गया कि जानवर लगातार यहाँ पर आकर गिर के मर जाते हैं और आसपास में जो आबादी बसी हुई है वो जहरीले गैस के जद में आकर बीमार पड़ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि CCL कितना असंवेदनशील बना हुआ है। अब देखिए कैमरे के माध्यम से कि आग लगातार बढ़ रहा है। अब पश्चिम दिशा में जस्ट यहाँ से NH33 1 किलोमीटर की दूरी पर है हजारीबाग और रामगढ़ 4 लेन। आप समझ सकते हैं ऐसे में कि आग आगे जा कर के कितना खतरनाक हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पिछले कुछ दिनों से इलाज कराना मरीजों के लिए एक चुनौती बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ठंड। संख्या ज्यादा होने के वजह से कई मरीज रिम्स के कॉरिडोर में ही ठंडी हवाओं के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं। ऐसे में बीमारी से ज्यादा ठंड और कनकनी ही जानलेवा साबित हो रही है। करीब 300 से ज्यादा लोगों की खुले कॉरिडोर पर मौजूदगी उन्हें ठंड से तो परेशान करते ही हैं, साथ ही उन्हें बाथरूम समेत कई दूसरी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। बढ़ती कनकनी और ठंड के बीच में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लोग किस तरह इलाज करा रहे हैं आप देख सकते हैं। हम इस समय न्यूरो साइंस विभाग जो यहाँ पर देखते हैं कॉरिडोर में, यहाँ पर करीब 200 से 300 मरीज जो हैं कॉरिडोर में ही रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ठंड में जिस तरीके से यहाँ पर लोग मरीज हैं, साथ में उनके परिजन हैं, कितनी मुश्किलें आ रही हैं हम लोगों से बात करेंगे। रात में आप लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ता है, मरीज भी साथ में है, परिजन भी हैं, कितनी मुश्किलें आती है? यही है जो हम लोग का ये गलियारी में रहे हैं और ठंडी के मौसम है, बहुत मैंने दिक्कत पहुंच रहा है। ये कूट लगाया गया है यहाँ पर और समझिए हवा को रोकने की कोशिश है, क्योंकि सर भी उसी जो होल है उसी होल के पास सर भी रहता होगा और सर में सीधे ठंड लगती होगी। हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से। आप लोग कहाँ से आए हैं? बुढ़मू थाना से आए हैं सर, सारले से। किसका इलाज कराने के लिए आए? अपना थी साड़ू का बेटा, माथा का ऑपरेशन है सर। क्या हुआ? नहीं हुआ है, कल बोले तो नहीं हुआ, आज देखते हैं, प्रयास करेंगे, आज होगा तो सही है। 4 मंजिला जो है रिम्स की इमारत है, हर कॉरिडोर की अपनी कहानी है। कई मरीज हैं यहाँ, पेशेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है देख लीजिए कि जहाँ भी जाइएगा जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, साथ में जो जिस तरीके से पूरा एक घेरा बना दिया गया चूँकि हवा नीचे से नहीं आ सके, और समझिए रात में यही समझिए कि बिस्तर होता है, लोग सोते हैं यहाँ पर। रात में परेशानी तो कितनी बढ़ती है? रात में बहुत ठंडा लगता है। बहुत ठंडा लगे, ठंडा लगता है। हाँ। कितने लोग सोते हैं यहाँ पर? 2 आदमी। और जो बाथरूम उथरूम जो जाने की है वो क्या व्यवस्था है? तो बहुत दूर है सर, वो तो एकदम पूरा उतना दूर में इधर जाना पड़ता है। क्या परेशानी आती है? बाथरूम में एक भी नल सही नहीं है, प्लस में जो दरवाज़ा है दरवाज़ा भी नहीं है। अलग डिपार्टमेंट जितना भी डिपार्टमेंट है सभी जगह यही कंडीशन है। और आप तो देख ही रहे हैं जो ठंडा का मौसम है, अंदर से जो देख रहे हैं हम, अंदर जो मरीज क्या है, जो और भी डिपार्टमेंट है जहाँ खाली रहता है वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। बीमारी पड़ी तो पड़े कथा बोला नहीं, वो गिर गया तो समझे, गिर गया था तो फिर बोलने नहीं सक रहा, बोली उससे निकल नहीं रहा, वही परेशानी है। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ अभी तक। डॉक्टर आते हैं दिन में देखने के लिए? डॉक्टर तो आते हैं, इंडियन डॉक्टर आते हैं, दिन में डॉक्टर आते हैं, एक बार डॉक्टर आते हैं देखने के लिए, उसके बाद से फिर नर्स आती है 3 दिन। समझ लीजिए कि इलाज को लेकर के जो भी है, रिम्स सबसे बड़ा अस्पताल है, जाहिर है दबाव भी ज़्यादा है, मरीजों का दबाव है, परिजन भी हैं, सब लोग की अपनी ज़रूरतें हैं। दूसरी बात क्या, दिन तो किसी तरह निकल जाता है, डॉक्टर आते जाते हैं, लोग गुजरते हैं, बातचीत में दिन निकल जाता है, रात परेशान करती है। अगर ठंड किसी आदमी का नाम होता तो ठंड से लोग पूछते कि वास्तव में बीमारी से नहीं ठंड से डर लगता है साहब। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां रांची में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम रांची से बता रहे हैं आपको, जहां रांची में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में मिला है शव। आपको बता दें चाचा भतीजा का शव मिला है और रात में सोने के बाद सुबह में मृत पाए गए दोनों। और साथ ही नामकुम से भी 2 सगी बहनों की मौत की खबर है।
बर्थडे पार्टी के बाद अपने कमरे में सोने गई थी और 4 शव मिलने के मामले में फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? 4 शव मिलने से सनसनी फैली हुई है 2 अलग अलग जगहों से। जी, जाहिर तौर पर बता दें कि पहला जो मामला आया वो सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर चाचा भतीजा जो अपने कमरे में सोए हुए थे और उनके यहाँ पर अंगीठी जल रही थी और उसी अंगीठी के धुएं में से उनकी दोनों की मौत की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि शायद हो सकता है कि जो कमरे का ऑक्सीजन लेवल था वो इतना कम हो गया कि उससे दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। इस तरह की आशंका वहां पर जताई जा रही है। लेकिन वहीं जो दूसरा क्षेत्र जो नामकुम थाना क्षेत्र में बॉडी बरामद हुई, दोनों बहनें सगी थी। एक बहन की शादी जो है वो फरवरी माह में होनी थी और उसी को, और दूसरी बहन जो साथ में थी वो अभी 9th क्लास में पढ़ती थी। दोनों बहनों का शव मिला है। ये पूरा मामला जो है पूरी तरह से संदेहास्पद है। इस मामले में अगर बात की जाए तो दोनों बहनें जो हैं वो रात में करीब 12:40 बजे अपने कमरे में सोने गई, लेकिन जब सुबह उनका दरवाजा खोला गया तो दोनों बहनें अचेत अवस्था में थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में किन वजहों से मौत हुई ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ओम प्रकाश, क्या पुलिस अब तक इस कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? पुलिस की कार्रवाई में अब तक फिलहाल पुलिस के द्वारा जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि खाने में जहर था या फिर कुछ और था, क्योंकि 2 दिन पहले जो कल की बात सामने आ रही है उसमें उनके यहाँ पर एक कुत्ते की भी मौत हो गई थी और दोनों बहनें भी उससे काफी अटैच थी। लेकिन रात की अगर बात की जाए तो दोनों बहनें एक बर्थडे पार्टी में थी, जिससे जो मृतिका है उसका जिसके साथ एंगेजमेंट हुआ था उसी का बर्थडे था उस युवक का, और उसके युवक के बर्थडे में शामिल होने के बाद दोनों बहनें सोने आई थी। हालांकि जो पूरा मामला सामने आ रहा है उसमें जो शादी होनी थी वो लव मैरिज थी, तो ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या से जुड़ा मामला तो नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर भी पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डर लोगों में दिख रहा है। यही वजह है कि रांची में एक सप्ताह में वैक्सीन लेने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है और पहले से ज्यादा दूसरे डोज के लिए सेंटर में भीड़ उमड़ रही है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर दिख रहा है। बचाव के लिए जांच और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिव मरीजों के घर में सर्वे और परिजनों की जांच पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लोग जागरूक हुए हैं और खुद से भी आ रहे हैं और कुछ हम लोग का प्रयास भी रंग ला रहा है धीरे धीरे। और एक और कारण हो सकता है कि जो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है उसका भी थोड़ा सा उन लोग के उसके डर से भी कुछ लोग आ रहे हैं कि वैक्सीन लेके अपने को सुरक्षित कर लें। और हमारा टीम भी जा रहा है घर घर जाकर, वो सर्वे भी किया है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बढ़ता दिख रहा है। सिमडेगा में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के बीच कोरोना संक्रमण से निपटने एक बड़ी चुनौती है और क्रिसमस गैदरिंग में दूसरे जिलों और राज्यों के साथ ही विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से सटा जिला होने की वजह से यहां संक्रमण की आशंका काफी बढ़ जाती है और ऐसे में प्रशासन सतर्क दिख रहा है, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के निर्देशों का भी पालन करने की सलाह दे रहा है। ये सभी सिमडेगा वासियों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, चूँकि ये इस ज़िले का सबसे बड़े पर्वों में एक है, तो आप सभी लोग कृपया इसे मनाइए, खुश रहिए और कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए रहे, ताकि कहीं कोई ऐसी छोटी सी गलती ना हो जाए कि फिर हम लोग महीना 1-1.5 महीना फिर इस तरह के कोई परेशानियों को का सामना करना पड़े। और भी बहुत सारे हम लोग आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हर साल इसको हम लोग उतनी ही खुशी से मनाएंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें एहतियात जो है वो सभी जो ऑलरेडी सभी साइंटिस्ट WHO के द्वारा बताया जा चुका है उसका हम सब पालन करेंगे और हाँ, खुशियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो हम लोग अच्छे से मनाएंगे।
और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मुलाकात के बाद झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां 17,784 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। उनके विवादों का निपटारा झारखंड में हो, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल के सर्किट ब्रांच की स्थापना झारखंड में हो, इसे भी लेकर उन्होंने बातचीत की। औद्योगिक क्षेत्र है, केवल रजिस्टर्ड कंपनियां वहां पर हैं वो 17,784 और उनके विवादों का निपटारा झारखंड में हो, इसलिए आज हम सब लोग उनके पास जाकर के नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको कह सकते हैं, ट्रिब्यूनल की स्थापना, सर्किट ब्रांच की स्थापना झारखंड में हो, जिससे उद्योग और उद्योगपतियों को लाभ मिले और उनकी समस्याओं का निराकरण हो, झारखंड में हो। इसलिए हम सब लोग जाकर के उनके पास मिल करके और अपनी बातों को रखने का काम किया। और इधर गोड्डा के बसंत राय प्रखंड में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्थानीय डीलर दीपक कुमार मंडल के विरोध में प्रदर्शन किया और ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर ने सभी तरह के सक्षम लोगों का अंत्योदय कार्ड बना दिया, जबकि उसी गांव के दर्जनों गरीब अंत्योदय कार्ड से वंचित हैं। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत के बाद बीटीओ ने जांच की बात कही थी, लेकिन जांच के लिए वो अभी तक गाँव नहीं पहुंचे हैं। आदमी को जो अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, AY कार्ड, वो यहाँ पे किसी भी गरीब को नहीं है। 46 कार्ड है जिसमें यहाँ 25 ऐसे कार्ड है जो कि उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, उन्हीं को मिल रहे हैं। मेरा ये जितने महिला हैं ये बिल्कुल गरीब भूमिहीन हैं, ये सारे यहाँ पे उनको ये कट्ठा भी जमीन नहीं है, इनको लाभ से वंचित है ये। सर हम लोग गरीब है, 2 कट्ठा जगह जमीन नहीं है सर, खाते कमाते हैं, लेबर है मेरा पति और गरीब लोग है, हम लोगों को नहीं मिला है कार्ड, लाल वाला मिला है, चीनी नहीं देता है सर। ग्रामालय वॉश और मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में 3 दशकों से ज्यादा समय से काम कर रहा है। ये तमिलनाडु में कुछ ब्लॉक्स पे शुरू हुआ था और अब पूरे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पौंडीचेरी में मौजूद है। ग्रामालय ने 6 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय को बढ़ावा दिया है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Since 1987, when Gramalaya was formed, we used to work for sanitation and water facilities in the rural areas. In the year 2000, we started working in the urban areas, where we come across several slums in the areas lacking basic sanitation facilities, as well as safe drinking water problems. So we used to closely work with the Trichy City Corporation. By forming community-based organizations in the wherever we start working in a village or in a slum, our major program was implemented through the community-based organizations. That is called the SHE teams, sanitation and hygiene education teams, or self-help groups, or washman committees. Gramalaya could be able to construct more than 6 lakhs toilets, individual household toilets in South India. Also, we have mainly worked for providing safe drinking water supply to the rural households, where we could reach more than 36,000 households with safe drinking water taps connection. So these were all the activities we have mobilized from the local government support as well as central government support in different schemes. During the Kerala floods, Gramalaya worked in 5 districts of Kerala with UNICEF support. Our major activities was there, rejuvenation of the drinking water wells, as well as retrofitting of individual household toilets affected by the floods. Those wells are chlorinated and cleaned and also renovated by Gramalaya with UNICEF support. Thereby people can get potable water supply from the dugwell source. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।